मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। सवाल बहुत तरह के होते हैं। वो सवाल जो किसी पार्टी को खुश करने के लिए पूछे जाते हैं, वो सवाल किसी रीजन को खुश करने के लिए पूछे जाते हैं, वो सवाल जो किसी धर्म को खुश करने के लिए पूछे जाते हैं। सवाल बहुत तरह के हैं, लेकिन आज हम विक्रम रंधावा से वो सवाल पूछेंगे जो जम्मू कश्मीर पूछना चाहता है, सुनना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ वैसे सवाल। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक विक्रम रंधावा साहब हैं। रंधावा साहब, विधानसभा के अंदर आपने क्यों ये कहा कि 90% इनक्रोचर कश्मीरी मुसलमान है? मुझे लगता है कि गलत रिपोर्टिंग हो गई रविंदर जी। मुझे लगता है कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट का मीडिया इसको गलत रास्ते पे ले गया, वो शायद बात आप तक भी पहुंची है। जम्मू कश्मीर की सरकार से मैंने सवाल किया था कि मेरे बाहु विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाला जेएमसी का एरिया और जेडीए का एरिया कितना इलीगली ऑक्युपाइड है, कब्जाधारी है। उनका जो जवाब आया था 13 तारीख को, सवाल जो था वो 7वां सवाल था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई रकबा कब्जा नहीं है। हाँ, जेडीए का बाहु विधानसभा क्षेत्र का 688 कनाल 17 मरले जमीन जो है वो कब्जा है। हालांकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरा जो आंकड़ा, मेरी जो कैलकुलेशन, मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर नुकन कॉर्नर पे खुद गया हुआ हूं, तो मुझे लगता था कि ये 1000 कनाल से ऊपर जाएगा। फिर भी हमने उनके सवाल, हमारे सवाल का जो जवाब मिला उसको एक्सेप्ट किया। फिर हाउस के सप्लीमेंट्री में मैंने बात कही कि हमें वो लिस्ट प्रोवाइड क्यों नहीं की गई कि कौन लोग हैं जो कब्जादारी हैं, कहां से आए हैं, किस मानसिकता के हैं। फिर मैंने जरूर ये कहा कि एक बार यकीनन है, ये मेरी ग्राउंड इंजीनियरिंग जो कहती है, जो फैक्ट ग्राउंड के हैं, वो ये कहते हैं कि 90% जमीन जो है वो एक खिता विशेष कश्मीर के लोगों ने की है। कश्मीर के लोगों ने या कश्मीरी मुसलमान? मैंने कहा कश्मीरियों ने की है। और मुसलमान का मुसलमान शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये इसके साथ हाउस की रिकॉर्डिंग में सेव है। कश्मीरी के साथ मुसलमान जोड़ दिया गया। ये मेरे बाहर आने तक ही जुड़ चुका था। जब मैं हाउस से बाहर आया, जो मीडिया वहां था, खास करके कश्मीर का जो मीडिया था, उन्होंने पहले ही जोड़ दिया था कि आपने मुसलमान पे हमला किया। मैंने कहा अपने शब्द मेरे में मत डालो। मैंने कहा 90% जेडीए की जमीन कश्मीरी खित्ते के लोगों ने घेरी हुई है। ये सच, वो हिंदू भी 100% सच है। वो हिंदू भी हो सकते हो आप। साबित मेरे हाउस की रिकॉर्डिंग पड़ी है। ये साबित कर सकते हो कि 90% जो है कश्मीर। वो तो अगर आप उस टाइप पे आएंगे तो मेरे पास तो डाटा विद नेम, विद पेरेंटेज, विद लोकेशन, विद खसरा नंबर भी है। तो साहब एक सवाल यहां पे और है। जिन्होंने साथ जोड़ा कश्मीरी, आपने कश्मीरी बोला, उन्होंने कश्मीरी मुसलमान जोड़ दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग जोड़ रहे हैं उनको लगता है कश्मीरी का मतलब मुसलमान ही रह गया? उन्होंने तो कश्मीरियत को इस्लाम से ही जोड़ने का हमेशा प्रयास किया। उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, सारे आते। मैंने उनसे आज भी हाउस में कहा कि स्पीकर साहब, जब हम डोगरा की बात करते हैं तो डोगरा हम सनातनी या हिंदू नहीं कहते हैं। डोगरा सिख भी है, डोगरा मुसलमान भी है, डोगरा ईसाई भी है, डोगरा हिंदू है। वैसे ही कश्मीरियत की जब हम बात करते हैं तो कश्मीरियत कश्मीरी पंडित से शुरू हुई है। लेकिन आप 90% जो आप कश्मीरियों की बात कर रहे हो उसको साबित कर सकते हो आराम से, विद फैक्ट्स। और ये खाली जेडीए नहीं, तो अगर जंगलात पे आओगे तो जंगलात की भी लिस्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा में आपके कश्मीरी वर्ड का इस्तेमाल करने पर जो विरोध हुआ वो सच का विरोध हुआ कि सच मत बोलो? उनको यही लगा कि ये हम पे प्रहार हो गया है, अब ये बात खुली है तो ये बात दूर तक जाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी लपेटे में आ जाए। तो कश्मीरियत को कवर करने के लिए और अपने कश्मीर में जो लोग हैं, जो वाका है, जिन्होंने फटकार लगानी थी, उनको खुश करने के लिए कुछ विधायकों ने मेरा विरोध किया। वो जायज था, उनकी राजनीति है, राजनीतिक रोटियां सीखनी है, उन्होंने करना ही था। आपने एक बात और कही है वहां पर, आपने कहा कि मैं वर्ल्ड, यानी कि जिसने इंक्रोचर है उसका नाम और उसके पिता का नाम भी बताऊंगा, लिस्ट वाइज बताऊंगा। मैंने कहा नाम पूरा होगा। एक जिक्र होता है
एडवोकेट शेख शकील का। बिल्कुल ठीक है। वो जिसका जिक्र करते हैं, जिस लैंड का जिक्र करते हैं, वो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। जब वो सारे नाम आप पढ़ोगे तो आपको वो नाम भी पढ़ने पड़ेंगे जिसका जिक्र शेख शकील साहब देखिए, करते हैं। वो 2021 का मामला है। मैं उसका हाउस में भी मैंने आज वो बात रखी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसका जिक्र वो करते हैं हाँ, कि बड़े बड़े बिजनेस हब चल रहे हैं, वो नाम भी आपको लेने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा ना, मेरे पास सारी सूची है, वो पढ़ सकते हो आप। 100% पढ़ेंगे, रखते हैं 100%। मेरा अपना घर भी होगा। कहते हैं मैं ये शेख शकील को मैं सही ठहराने या गलत ठहराने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता हूं, लेकिन अगर वो लोग ग्रैबिंग में हुए और वो रकबा सरकारी हुआ, जेडी ने ऑथेंटिकेट सूची में दिया, तो 100% वो नाम भी मैं लूंगा। 90% कश्मीरी हैं तो 10% डोगरा भी हैं। डेफिनेटली बच्चों का कहा जाए, उनके नाम भी आएंगे। बिल्कुल लूंगा। मैंने कहा ना, अगर मेरा कोई रिश्तेदार भी होगा, मैं उसका भी नाम लूंगा कि इसके कब्जे में भी जेडीए का ये रकबा है, इससे खाली करवाया जाए। आपको लगता है कि आजकल की जो सियासत है वो प्रेशराइज करती है, मानसिक संतुलन खराब कर देती है? रंधावा साहब को कभी ऐसा हुआ कि इतना प्रेशर हो गया कि मैंने ये क्यों बोला, क्यों मैंने मुद्दा उठाया, उठाना ही नहीं चाहिए था, जैसे काम चल रहा था चलने दो? मैं अंडर प्रेशर आके काम नहीं करता हूं। मैं अगर किसी काम को पकड़ता हूं तो उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये फ्लाईओवर कुंजवानी नरवाल का है। जब मैंने वो मूवमेंट शुरू की थी तो हम चंद लोगों के साथ चले थे, बाद में वो कारवां इतना बढ़ गया कि मेरे पे हर कॉर्नर से कई एजेंसियों का भी प्रेशर आया कि तुम अपना पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दोगे, या आप सीधा सरकार के साथ टक्कर ले रहे हो, ये चेंज होना नहीं है और आपको मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा था, अब ये बढ़ा हुआ कदम पीछे नहीं होगा, नहीं होगा तो ये मंजूर है, लेकिन मैं इस मूवमेंट को सरेंडर नहीं करने दूंगा। जस्टिफाई करेगी हमारी केंद्र की सरकार कि ये फ्लाईओवर ऐसा क्यों बनेगा, लेकिन गॉड विलिंग, भगवान हमारे साथ था, हम ईमानदारी से चल रहे थे। हमारे नितिन गडकरी साहब को जब हमने वो बात रखी, उन्होंने खुद कन्विंस हुए कि ये गलत डिजाइन बन रहा है, और इतना बड़ा नुकसान सहने के बाद आज वो फ्लाईओवर पिलर्स पे खड़ा हो रहा है। रंधावा साहब, ऑपोजिशन की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी पर सख्त प्रहार हो रहे हैं, सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं सबसे पहला नाम आता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का। बड़े कड़े प्रहार करते हैं वो। कहा जा सकता है कि एक अच्छे नेता भी हैं जो इसकी काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब आपका ये इशू आया, 3-4 दिन से ये इशू सर्कुलेट हो रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब बड़ा सॉफ्ट बोलते हैं इस पर। दोस्ती है, भाईचारा है, या क्या क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, हम बरादरी भाईचारा तो रहता ही है, पर वो ऐसा इशू को लेकर सॉफ्ट हुए नहीं। उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग्स में खलल पड़ रहा था इस इशू के लिए, तो उन्होंने बीइंग आज वो हेड कर रहे थे, क्योंकि सीएम साहब नहीं थे, तो वो हाउस को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने इंटरवीन किया, और उनके इंटरवीन के बाद ही ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कुछ इंडिपेंडेंट लोग या कांग्रेस के लोग जिनकी ग्राउंड जीरो है, उन लोगों को लगा कि आप हमारे लीडर ने बात रखी है तो हमें शांत होना चाहिए। बाहर आकर मीडिया के सामने जब बात करते हैं, रंधावा साहब का जिक्र आता है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हैं। देखिए, मैं आई ऑब्लाइज हिम, अगर उन्होंने ऐसा रखा है तो मुझे भी लगता है कि कोई मैं गलत ऐसा काम नहीं कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने अपनी चेयर पे भी मुझे कॉल की, मैं वहां भी गया तो उन्होंने बोला क्या इश्यू है। मैंने कहा आपसे कुछ छुपा नहीं है। जम्मू पिछले 25-30 वर्षों से सराउंड हो रहा है। ये कौन सी ताकतें हैं, ये कौन सी एजेंसियां हैं, इनका क्या मकसद है? जम्मू का डेमोग्राफिक सेटअप खराब करने की अगर कोशिश हो रही है, बच्चे बच्चे की जुबान पे ये है, तो हम विधायक क्या खाली नाली गलियां बनाने के लिए गए? जिक्र क्यों नहीं किया आपने जब जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने चलाई, जख्मी हो गए लोग, सर फट गए, वो जिक्र क्यों नहीं हुआ? आज मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था, लेकिन स्टार्टिंग में ही खुर्शीद अहमद ने जो इशू उठा लिया, उस इशू की वजह से हाउस की प्रोसीडिंग में खलल पड़नी शुरू हो गई थी। तो स्पीकर साहब ने फिर बड़ी पॉजिटिवली उसको हैंडल किया, जिसकी वजह से वो इशू रह गया है। दोबारा जब भी ये डिबेट चलेगी तो उसमें हम बताएंगे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जेडीए के लोग अगर कहीं पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं तो वहां उन पे कातिलाना हमले हो रहे हैं, और वो कौन लोग करवा रहे हैं उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। ये जिक्र विधानसभा में नहीं हुआ, बदकिस्मत है। ये होना चाहिए था, आज होना चाहिए था। बिल्कुल। आपके इस इशू को लेकर आपने जो कहा, जो चल रहा है एनक्रोचमेंट पर जो आपने मुद्दा उठाया है, भाजपा आपके साथ है इसमें? देखिए, मैं पार्टी का विधायक हूं, और पार्टी का विधायक अगर कोई इशू उठाता है जो पब्लिक इशू हो, व्यक्तिगत इशू नहीं है, जो पब्लिक इशू का हो, जहां पर एक लगता हो कि पूरा लोगों की आवाज बन चुका है ये इशू, तो पार्टी साथ होती है। एक और सवाल है,
आप ही के पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट खटाना साहब, आज उमर साहब ने भी उस पर बात की। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल की रहनुमाई करने वाला आदमी यूपी में अपना 90% से ज्यादा एमपी लैड या सीडीएफ फंड वहां देते हैं और सिर्फ 10% जम्मू कश्मीर के लिए। आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे इसको? देखिए, अब मैंने भी पेपर के माध्यम से ही मेरी जानकारी मुझे आया है, अलबत्ता आपको मैं एक चीज बताऊं, ये हमारी पार्टी की वर्किंग का भी कल्चर है। मैं 2017 में एमएलसी बन के आया था। हमारे एमएलए तो 25 थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन हम 11 एमएलसी थे। हमें वो विधानसभाएं दी गई थी जहां से हम चुनाव हारे हैं, ताकि हम वहां काम करें और हमारा जो व्यक्ति हारा है उसको एक सपोर्ट मिले और लोगों को लगे कि ये लोग हारने के बाद भी लोगों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। उसी के निमित्त मुझे गुल अरनास की सीट दी गई थी, मैंने वहां काम किया। उसका परिणाम ये निकला कि आज हमारे कुलदीप दुबे जी रियासी से विधायक बन के आए। मैं एमएलसी जम्मू से था। आप ये क्या जम्मू कश्मीर प्रोविंस से कैसे करेक्ट कर पाएंगे? मैं बताता हूँ ना, अभी जोड़ता हूँ आपको। इसके अलावा उस वक्त लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो मैं लद्दाख का पार्लियामेंट के इंचार्ज के नाते भी वहां था 2019 तक। तो मुझे वहां पर भी अगर लोगों की कोई डिमांड हो कि आप सीडीएफ अपना दीजिए, हम कुछ विकास कार्य करवाएं, तो उसकी भी पार्टी की तरफ से हिदायत, ये पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जाती है। आई होप, लगता नहीं जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी है? ऐसा नहीं, आई होप कि पार्टी ने हमारे गुलाम अली खटाना साहब को, क्योंकि वो नेशनल कोटे से एमपी बन के आए थे, जम्मू कश्मीर के कोटे से नहीं आए थे। गुर्जर कम्युनिटी का कोई एक व्यक्ति देश भर से नॉमिनेट होना था, वो देश भर को नॉमिनेट कर दे रहे थे, नॉमिनेशन दे रहे थे। उस निमित्त हो सकता है कि पार्टी ने उनको बोला हो कि आप यूपी का ये पोर्शन जो हमारा है ये इग्नोर हो रहा है, हमारा एरिया, शायद वहां उनको यूपी में रहना चाहिए, जम्मू कश्मीर में नहीं रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैंने कहा ये वर्किंग होती है। अभी फैक्ट्स मेरे पास भी नहीं है, हमने भी पेपरों में पढ़ा है। जब पार्टी लेवल पे ये बात आएगी तो पता करेंगे, और मैं यकीनन कह सकता हूँ गुलाम अली खटाना साहब गुज्जर बकरवाल को नहीं करना चाहिए। फिर नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? पार्लियामेंट में 90% वहां दे दिया तो फिर किस तरह से होगा? अभी वो खुद भी जवाब देंगे, कोई ना कोई तो उसका पहलू, कोई ना कोई तोड़ तो उनके पास होगा उसका, ऐसी बात तो नहीं। क्योंकि उमर साहब ने इस पर बात की है और बड़ी गंभीरता से बात की है। नहीं, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उनको करनी भी चाहिए, उनको करनी भी चाहिए। और बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उनको अपने लैंड बैंक को सुरक्षित करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये मेरा उनसे निवेदन है कि श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी एसडीए और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए एक बार कंपेयर कर ले। मुख्यमंत्री महोदय, एसडीए का कितना रकबा कब्जा किया है और किसने कब्जा किया है, और जेडीए का कितना रकबा कब्जा हुआ है और किसने किया है? कोई रिग्रेट है जो आपने इश्यू उठाया, जो आपने वहां पर स्टेटमेंट दिए, अगर आप उसको बदलना चाहें? नो नो रिग्रेट। मैंने गलत कहा ही कुछ नहीं, तो मैं कैसे रिग्रेट कर लूं? मैंने अगर एक खिते विशेष की तरफ इशारा किया है, ये साबित कर दें कि उस खिते का एक भी व्यक्ति किसी कब्जाई जमीन पे नहीं है, तो मैं साबित कर दूंगा कौन कौन है। दोनों पहलू क्लियर है ना? आपको लगता है कि जितना कसूर जम्मू को कश्मीर से सियासतदानों का रोल रहा है कि इनको एक दूसरे की वोट बैंक के लिए एक दूसरे के खड़े कर देना, हमारा मीडिया भी वही रोल अदा कर रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, अब मीडिया का हर एक का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। कश्मीर का मीडिया अलग है, जम्मू का मीडिया अलग होगा। कश्मीर सेंट्रिक मीडिया का प्रयास होता है कि कश्मीर को फोकस करे, कुछ सवाल ऐसे ही आते हैं, जम्मू को डिमोरलाइज करे। सवाल ऐसे मैंने उनको मुंह पे भी कहा कई बारी कि अपनी जुबान हमारे मुंह में मत डाला करो। यहां मैं जम्मू के मीडिया को भी कहूंगा कि कुछ सीख लीजिए, जरूर लेनी चाहिए। जब आपका जम्मू का व्यक्ति कहीं ग्रिल होता है तो आप भी कई बार उनकी भाषा बोलनी शुरू हो जाते हो। आज भी कुछ पत्रकार वैसे ही टोन से बात कर रहे थे, मैंने उनको इशारों में समझाया। मुद्दा ये नहीं था कि 90% कश्मीरी बोला, मुद्दा ये था इंक्रोचमेंट। हाँ, वो तो डाइल्यूट हो गया। एनक्रोचर का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई खिता नहीं होता है। मैंने आज भी उसके अंदर कहा है, लैंड एनक्रोचर, सरकारी जमीन को कब्जादारी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता है। एज पर लॉ से सवाल, जो लोग भी इंक्रोचर हैं, जिस तरह से बैठे हैं, जिस तरह से उन्होंने जमीन खरीदी है, जिसका आप बात कर रहे हो, अगर किसी के पास 2 से 3 मरले है, सिर्फ उसकी छत के लिए है, उनको रेगुलराइज नहीं करना चाहिए? देखिए, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मैं एक बात मानता हूं, और अगर मुझे ये बात हाउस में भी कहनी पड़ी मैं कहूंगा, आप 5 मरले तक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, कश्मीर से हो, जम्मू से हो, वो लैंडलेस होना चाहिए। हाँ। अगर वो कहीं बैठा है उसको हटाओ भी मत,
उसको ओवर शेल्टर करो, वो 5 मरले उसके नाम पे कर दो, रेगुलराइज कर दो, रेगुलराइज करो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिसके 2-2 मकान है, बिजनेस चला रहा है, उस पे कार्रवाई करो। उस पे FIR क्या, उस पे PSA होना चाहिए। आप मानते हो ऐसा होना चाहिए? 100% होना चाहिए। शुक्रिया रंधावा साहब, वो सब सवाल मैंने आपसे पूछ लिए जो मेरे मन में थे, लोगों के मन में थे। मैंने हल्का करना ठीक रहता है। शुक्रिया रंधावा साहब, आप वक्त दे देते हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुद्दा क्या था रंधावा साहब का। विक्रम ने क्या मुद्दा उठाया था विधानसभा में, किस डायरेक्शन में उसको मोड़ दिया। ये होता है एक चतुर सियासतदान, और जो मुद्दों की बातों पर फिसल जाए, भटक जाए, कुछ भी बोल दे, उसको बोलते हैं बड़ी सरल सियासत। शायद रंधावा साहब वही कर रहे थे जिसमें वो चूक गए, क्योंकि एक शब्द ने उस मसले को ही हिलाकर रख दिया। वो मुद्दा ज्यों का त्यों ही खड़ा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।